पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट को शेयर किया है, जिसके बाद से हिंदुस्तान में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। अक्सर गलत चीजों के लिए चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अब एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ की है। फवाद चौधरी का राहुल के समर्थन में पोस्ट, राहुल के भाषण वाली पोस्ट को शेयर किया। फवाद में पोस्ट में राहुल ऑन फायर लिखा। पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं राहुल। फिलहाल फवाद चौधरी ने तो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना वाले इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर जारी करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, लेकिन इस पोस्ट के बाद भारत में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में कभी बड़े ओहदे पर रहे फवाद चौधरी आज हाशिए पर है। जनरल मुनीर के डर से उन्होंने सियासत से तौबा कर ली है, लेकिन भारत के चुनाव में उनकी दिलचस्पी ने भारत में सियासी हलचल तेज कर दी है। तो चुनाव प्रचार के बीचों बीच AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने चीन का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार पर निशाने साधे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि चीन घुसपैठ करके बैठा हुआ, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठी है। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए ओवैसी पूरा दम लगाने का दावा कर रहे हैं। अपनी सभी चुनावी सभाओं में वो बीजेपी सरकार की नीतियों पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही 400 पार के नारे पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच ओवैसी ने चीन के मुद्दे पर भी सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला है। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 56 इंच का सीना, अरे झूठ बोल रहे। चाइना हमारी जमीन में घुसकर बैठा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। ओवैसी ने चीन की घुसपैठ का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश की। ओवैसी ने दावा किया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार उस पर चुप्पी साधे बैठी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि एक तरफ चीन घुसपैठ कर रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ा रही है। 4 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ बातचीत हो रही है, 18 राउंड की बातचीत चीन सुनने तैयार नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर का चीन सामान भारत को इंपोर्ट कर रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा करके। ये देश का हाल है। तो अफजाल अंसारी की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े इस पूरे गैंगस्टर एक्ट मामले में MP MLA कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी और अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट को फैसला करना है। यूपी के पूर्वांचल की सियासी जंग में सबकी नजरें गाजीपुर लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल अफजाल का सियासी भविष्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में MP MLA कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी और अब इस मामले में आज हाईकोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगा। तो वहीं अफजाल अंसारी भी अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। आप लोग दुआ करिए कि सुनवाई हमारे खिलाफ हो। गरीब दुआ कर रहा है, अब कानून कह रहा है कि न्याय होगा। विश्वास है, देश में रूल ऑफ लॉ है, विश्वास है। चर्चा तो ये भी है कि अगर फैसला अफजाल के खिलाफ आता है तो अफजाल की बेटी चुनाव में उतर सकती हैं। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से पहले अफजाल अंसारी के बयानों में बेचैनी साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर झटका खाने वाली कांग्रेस अब एक नई रणनीति के साथ बीजेपी से मुकाबला करने को तैयार है, दावा भी कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि वो बीजेपी को सबक सिखाने के लिए सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगी। इंदौर के चुनावी मैदान में मतदान से पहले ही मात खा चुकी कांग्रेस बीजेपी को घेरने का दावा कर रही है। इसके लिए जनता को समझाने की रणनीति पर काम हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इंदौर लोकसभा की जनता के सामने नोटा का विकल्प रखा है। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी को सबक सिखाने का सबसे आसान तरीका नोटा ही हो सकता है। बीजेपी को सबक सिखाने के कई ऑप्शन है। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में।
इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अचानक नामांकन वापस ले लिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये मामला कांग्रेस की किरकिरी का सबब बना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठे, इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। मैं आज प्रत्याशी को कह दूं ये बिक गया, जो गया उसको चार उसके लिए बुराई कर दूं। सवाल उसकी बुराई या भलाई का नहीं है, सवाल मेरे इंदौर की अस्मिता का है। और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है। सुरक्षा एजेंसीज के हाथ कुछ ऐसे सबूत आ गए जिससे कि पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनका खुलासा हो गया। ये पूरा मामला अगली रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन लगातार साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा बलों ने खुलासा किया है कि जैश और लश्कर चीनी गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उनके पास अमेरिका के असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई हैं। मुठभेड़ वाली जगह से चीन में बनी हरे रंग की स्टील बुलेट, अमेरिकन असॉल्ट राइफल, M4 कार्बाइन जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। देखिए, अभी तक हमारे पास इस बारे में कोई अपडेट नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी हो सारी है। जो हमारे ODWs हैं उन पर बरकरार हमारी नजर रहती है, चाहे रूट यूज में हो या ना हो। इधर बसंतगढ़ में आतंकियों की घेराबंदी करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में 7 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हो सकते हैं। हालांकि ये भी तय माना जा रहा है कि सभी आतंकियों को जल्द ढेर कर दिया जाएगा। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आतंकियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर भी लगातार गश्त कर रहे हैं। तो हैदराबाद लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी जंग बहुत दिलचस्प है। ओवैसी और माधवी के बीच मुकाबला रोचक रहने वाला है और प्रचार में अब एक्टिंग की भी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के जरिए हैदराबाद की सियासत में नए समीकरण बनाने की बिसात बिछाई। किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। मुक्त मन से मतदान करिए। हैदराबाद की सीट 1984 से लगातार AIMIM जीतती आ रही है। 84 से 2002 तक यहां असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी सांसद रहे। 2004 से लगातार ओवैसी ने जीत हासिल की है। ओवैसी ने PM मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बताकर तंज कसा है। हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है। बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते वो। ओवैसी ने मोदी को एक्टर बताया, लेकिन मौका मिलते ही वो खुद भी एक्टिंग करने लगे और PM पर शायराना अंदाज में वार किया। सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं। आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। वो आणंद में होंगे, सुरेंद्रनगर में होंगे, जूनागढ़ सहित जामनगर में हुंकार भरते नजर आएंगे। लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन धुआंधार प्रचार करेंगे। गुजरात में आज वो 4 रैलियां करने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के प्रचार अभियान की शुरुआत आणंद से होगी, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आणंद लोकसभा सीट से बीजेपी ने मितेश पटेल को टिकट दिया है। PM मोदी की पहली रैली आणंद के शास्त्री ग्राउंड में सुबह 11 बजे होगी। इसके बाद वो सुरेंद्रनगर में प्रचार की ताकत झोंकेंगे। PM मोदी की दोपहर 1 बजे सुरेंद्रनगर में रैली होगी। इसके बाद वो जूनागढ़ में प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं चौथी और आज की आखिरी रैली उनकी जामनगर में होगी। करीब 5:15 बजे वो जामनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में बीजेपी सूरत की सीट को पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। ऐसे में राज्य में 7 मई को 25 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार 5 मई को खत्म हो जाएगा। PM मोदी अपने दौरे में 13 लोकसभा क्षेत्रों को विशेष तौर पर टारगेट कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में अवध की सीट्स को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उससे पहले वो यूपी में 3 जनसभाएं कर प्रचार में ताकत को झोंकते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी है। आज वो लखनऊ में संगठनात्मक बैठक करके चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री बरेली, बदायूं और सीतापुर में जनसभा करेंगे। आज अमित शाह सबसे पहले बरेली में चुनाव प्रचार की बागडोर संभालेंगे। दोपहर 12 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद
दोपहर 1:30 बजे उनकी बदायूं में जनसभा होगी। इसके बाद वो सीतापुर जाएंगे, जहां दोपहर 3:30 बजे उनकी जनसभा होगी। चुनाव प्रचार के बाद अवध क्षेत्रों की सीटों पर मंथन के लिए अमित शाह आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट के पास एक होटल में संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल समेत प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री 5वें चरण के लोकसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें अवध क्षेत्र की 8 सीटें हैं। इन सीटों में लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल हैं। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में एक आरोपी की संदिग्ध मौत हो चुकी है और इस पूरे मामले में पुलिस का दावा है कि आरोपी अनुज थापन ने बाथरूम में फांसी लगाकर सुसाइड किया। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच सीआईडी अब करेगी। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में एक आरोपी अनुज थापन ने पुलिस की कस्टडी में सुसाइड कर लिया। अनुज थापन पंजाब के फाजिल्का जिले के सुखचैन गांव का रहने वाला था। अनुज थापन पर आरोप है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क में था। मुंबई पुलिस ने अनुज और सोनू को फायरिंग के आरोपियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में अरेस्ट किया था। इधर आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि 29 अप्रैल को ही न्यायिक कस्टडी की मांग कोर्ट में की गई थी, क्योंकि आरोपियों को अपनी जान का खतरा था। पीड़ित है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, उनको इसलिए डर था, इसलिए जुडिशियल कस्टडी का प्रेयर भी किया गया था कोर्ट में। उनको डर था कि उनके साथ कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हो सकती है और वैसी अप्रत्याशित घटना घटित हुई। सलमान खान के घर 14 अप्रैल की सुबह फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। 24 अप्रैल को फायरिंग करने वाले शूटर्स को पिस्तौल सप्लाई करने के आरोप में सोनू बिश्नोई और अनुज थापन को गिरफ्तार किया था और सभी पर मकोका एक्ट भी लगाया गया था। मुंबई पुलिस की कस्टडी में आरोपी की सुसाइड का ये मामला सवाल उठा रहा है, तो वहीं सीआईडी जांच से पूरा मामला साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन काफी तेज हो गया है। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। आतंकियों के मददगारों के खिलाफ भी एक्शन प्लान को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों के इस जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी और आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीएसएफ ने भी संबा सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब ये घुसपैठिया ढेर किया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि आतंकियों के 2 मददगार अरगाम इलाके में छिपे हुए हैं। इन मददगारों के ऊपर आरोप है कि ये दोनों आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। तो वहीं आतंकियों के ये मददगार किसी वारदात को अंजाम दे पाते, इससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इन्हें धर दबोचा। आतंकियों के मददगारों के खिलाफ घाटी में लंबे समय से ऑपरेशन जारी है, लिहाजा आतंकियों के इन मददगारों की गिरफ्तारी से कई बड़ी साजिशों से पर्दा उठने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज के एक प्राइमरी स्कूल में गर्मी से बचाने के लिए बच्चों को प्रिंसिपल ने एक बहुत ही नई तरकीब को इस्तेमाल में लाया। फिर क्या था, अचानक से स्कूल में बच्चों की हाजिरी बढ़ गई है। देखते हैं 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट की क्या इंतजाम किया गया है। ये है यूपी में कन्नौज का एक स्कूल, जहां बच्चे क्लासरूम में बने स्विमिंग पूल में मस्ती करते दिख रहे हैं। इन दिनों देश में भीषण गर्मी और हीट वेव से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, गर्मी की वजह से कई राज्यों ने स्कूलों में छुट्टी कर दी है। ऐसे में बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए इस स्कूल के प्रिंसिपल ने ये नायाब तरीका निकाला है। स्कूल के क्लासरूम में पानी भरकर उसे स्विमिंग पूल बना दिया गया है। फिर क्या था, ये तरकीब गजब का काम कर गई। बच्चे गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने और मस्ती करने के बहाने स्कूल पहुँचने लगे हैं। गर्मी में कन्नौज का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्म हवा के थपेड़ों से बचाने के लिए माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। बस फिर क्या था, बच्चों की हाजिरी बढ़ाने के लिए क्लासरूम में ही स्विमिंग पूल बनाने का आइडिया काम कर गया। खूब एंजॉय किया, नहाया, एक दूसरे के ऊपर पानी उछाला था। हमने बहुत एंजॉय किया, एक दूसरे के ऊपर पानी उछाला और खूब सारा एंजॉय किया। गर्मी में अपने स्कूल में ही बच्चे जहां स्विमिंग का भरपूर मजा ले रहे हैं, वहीं उनकी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हो रहा है। जी न्यूज़।